संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है टाटा स्टील फाउंडेशन। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की पहली कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं, रोशनी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवाएंगे हेड ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी टाटा स्टील फाउंडेशन जिरेन जेवियर टोकनोजी से। आज आप हमें बताएंगे संवाद की सक्सेसफुल जर्नी और उसके उद्देश्यों के बारे में। बातचीत कर रहे हैं इनसे मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहर। आपको भी जोहर, सभी श्रोताओं को भी जोहर। सर, ये संवाद जो कि हर साल 15 से 19 नवंबर को गोपाल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजित किया जाता है। संवाद का जो आयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है और संवाद क्या सालों भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताएं। संवाद के जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संवाद ऐसे तो 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। उन दिनों में बीरेन बूटा जी हुआ करते थे चीफ ऑफ CSR टाटा स्टील के, और उनका जुड़ाव आदिवासी समुदाय के साथ बहुत गहरा था। अच्छा। टाटा स्टील उसके पहले से भी आदिवासियों के साथ अपना एक संबंध बना करके रखी थी। वो शिक्षा के माध्यम से स्कॉलरशिप्स वगैरह दे करके बच्चों को आगे लाने का काम कर रही थी। कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, म्यूजिक, उसको लेकर प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती थी। अच्छा। खेल कूद में जैसे काती खेल का जब जानकारी टाटा स्टील को हुआ, और उसके बाद काती खेल जो संथालों का एक प्रमुख खेल है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए टाटा स्टील ने साल में टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने शुरू किए थे। अच्छा। लेकिन इन सबों को एक छाता के अंदर में लाने का काम बीरेन बूटा ने किया था 2014 में। आदिवासियों से भरा पड़ा राज्य है, लेकिन आदिवासी केवल झारखंड में नहीं है, क्योंकि सदियों से आदिवासी या तो अलग थलग जंगलों में, गांवों में रहते थे, जहां बाहरी लोगों के साथ उनका संपर्क बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, या अगर होता भी था तो टकराव के मोड में हुआ करता था। अब इनको यदि हम विकास के रास्ते पर लाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो लोगों के साथ जोड़ना आवश्यक था। लेकिन सबसे पहले पूरे देश के सभी आदिवासियों को जोड़ना ज्यादा उचित होता, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2014 में ये संवाद पैन इंडिया ट्राइबल कॉन्क्लेव के नाम से पहला संस्करण संवाद का आरंभ हुआ था। और ये 5 दिन का मेला जैसा था, लेकिन मेला से ज्यादा ध्यान दिया गया था कि लोग यहाँ संवाद को, आदिवासी जब आए तो एक इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम बाकी हर प्रकार के दबाव से आकर के इस प्लेटफॉर्म में अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाए, निर्भीक रूप से तनाव मुक्त माहौल में। हाँ, उस टाइप के माहौल में लोगों की अपनी बातचीत हो। संवाद की अगर हम बात करें तो संवाद के हम 5 ऑब्जेक्टिव। पहला है कि आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर के, अभी तक का हमारा ये रिकॉर्ड है कि 200 से ज्यादा जनजाति भारत के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं हर साल। पिछले 5 सालों में बाहर के देशों से आने वालों में 17 ऐसे देश है जहाँ से अलग अलग प्रकार के आदिवासी, वहाँ के इंडिजिनस जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पर आकर के अपना विचार रखे हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करके गए हैं। दूसरा है कि आदिवासियों के अंदर में या उनके जीवन शैली में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम विजडम के कैटेगरी में रख सकते हैं। भारत के भी अगर जंगलों की बात करेंगे तो रिजर्व फॉरेस्ट जहां पर है, वहां पर जो पेड़ों की कटाई हुई है और जंगलों का जो नुकसान हुआ है, वो बहुत बृहद है। लेकिन उन जंगलों में आप चले जाइए जहां पर आदिवासी रहते हैं, वो जंगल अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी सुरक्षित है। सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और इनका जवाब मॉडर्न टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम आदिवासी विजडम को भी इसमें शामिल कर देंगे तो हो सकता है कि हम कामयाब हो पाए, और इसका जवाब हम लोग उन्हीं के यहाँ से मिलेगा। जैसा आपने अभी बताया भी कि
अमेजन जंगल पे जो आग लगी थी और किस तरह से उसमें आदिवासियत उनका जो विजडम है वो काम आया। तो ये एक छोटी सी झलक है कि जिसे हम समझ सके कि वहाँ से भी हम लोग आज सीख सकते हैं, सीखने की आवश्यकता है अभी। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनके बीच पे एक बहुत बड़ी खाई है और इस खाई को पाटना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक दूसरे के लिए आदिवासियों के अंदर में भी बाहरी लोगों के लिए बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं, बाहरी लोगों के अंदर में भी आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं। तो ये प्रेजुडिसेस कैसे दूर हो सके, एक दूसरे को हम अच्छा से कैसे समझ सके, और संवाद इसीलिए आयोजित होता है। बिल्कुल। और फिर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो या कल्चर की बात हो या जीवन शैली की बात हो, जो आदिवासियों की, आदिवासियों की जीवन शैली कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो खत्म होने के कगार पर है। और हो सकता है कि ये अगर खत्म हो जाएगा तो कुछ ऐसी बातें जो दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं वो फिर वापस कभी नहीं आएगा आएंगे, वो विलुप्त प्राय हो जाएंगे। ऐसे विलुप्त प्राय बातों को हम लोग चाहते हैं कि हम कहीं डॉक्यूमेंट करें। बिल्कुल। और ये आदिवासियों से अच्छा और कौन कर सकता है जो इसके बारे में अपने माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से सीख करके आते हैं। ओरल ट्रेडिशन आदिवासियों का हमेशा से परंपरा रहा है, तो उसको हम कैसे लिखित या किसी दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट करके सुरक्षित कर पाए, ये भी हमारा एक मकसद है संवाद करने का। तो ये जो मतलब उनकी जो विरासत है उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, ऑडियो वीडियोज के रूप में संजोना और अगली पीढ़ी तक के लिए उसको रखना, ये एक बार अगर लिखित हो जाए या ऑडियो वीडियो बन जाए तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और बाद के जनरेशंस भी इसका फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। ये एक बहुत सराहनीय कदम है जो टाटा स्टील फाउंडेशन संवाद के माध्यम से कर रही है। इसके आगे का क्या है उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो संवाद ये तो कॉन्क्लेव का हिस्सा हो गया जो 15 से 19 नवंबर हर साल होता है। बिल्कुल। लेकिन संवाद केवल ये 5 दिनों का मेला नहीं है। बिल्कुल, वही हमने संवाद को हम लोग टाटा स्टील फाउंडेशन में एक इकोसिस्टम के रूप में एक जामा पहनाया है जिसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। पहला है संवाद कॉन्क्लेव जो 15 से 19 वाली हम बात कर रहे हैं। इसके अलावे हम खुद आदिवासियों के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग कोने में जाकर के उनके साथ छोटा छोटा संवाद करते हैं। कोई 1 दिन का, कोई 1.5 दिन का, जिसको हम लोग रीजनल संवाद का नाम देते हैं। दूसरे बकेट में हम ऐसे चीजों को रखे हैं जो आदिवासी अस्मिता को, आदिवासी अस्मिता बनाता है, जैसे उनकी भाषा, उनके खान पान, उनके पहरावे, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनका अपना नाच गान वगैरह हो गया। इसके अलावे उनके खेल कूद, ये सारे चीज़ों का जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो तत्व हैं जो आदिवासी अस्मिता को एक बड़ा रूप देते हैं, तो उनको हम कैसे प्रमोट कर पाएं, उनका संवर्धन कर पाएं और दूसरे लोगों को भी इससे वाकिफ करा पाएं। फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अभी, आने वाला समय कैसा हो? संवाद इस साल 10वां साल में प्रवेश कर रहा है, 1 दशक ये कंप्लीट करने वाला है। और पिछले 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने भी गलतियां की हैं, फिर उन गलतियों को हम लोगों ने सुधारा भी है। और हमारा आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का नेटवर्क बना है आदिवासी लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, ट्राइबल लीडर्स, हम लोग ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम किए, उससे जो उभर करके नेतृत्व करने के लिए नौजवान आगे आए थे, उनके कामों के द्वारा, कि आदिवासियत अब लुप्त प्राय के कगार से बाहर निकल गया है। अच्छा, अब ये एक सुखद क्षण है जो ये आपके मुंह से हम लोग सुन रहे हैं। संरक्षित करने का जो आपका प्रयास था वो काफी हद तक सफल हुआ है और अब इसको आगे बढ़ाने का बागडोर हमारी यही नौजवान नेतृत्वकर्ता जो होंगे उनके कंधों पर है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब ये कहीं धरातल में घुसेगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा आंदोलन जैसा बन करके आगे बढ़ेगा और आदिवासी समाज अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में लेकर के आएगा कि वो अपने ऊपर गर्व महसूस करेगा। आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हेड ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी टाटा स्टील फाउंडेशन जीरेन जेवियर टोपनोजी से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रविंद्र गिलुआ से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। रविंद्र गिलुआ जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार। जोहार। रविंद्र जी, संवाद कार्यक्रम, इससे आप कब जुड़े और इससे जुड़कर आपका कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जरूर। इसके सफ़र की शुरुआट जो हुई ना, ये 2018 से हुई थी। अच्छा। उस समय हम एक स्टूडेंट हुआ करते थे ग्रेजुएशन में ही, तो हमें पता चला कि टाटा स्टील एक TLP प्रोग्राम कराती है। अच्छा। ट्रैवल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। तो उस समय एक सोच था मेरा कि केवल हमको घूमना है। अच्छा। हाँ, तो घूमने का इरादा से जुड़े थे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, हम लोग का जो आदिवासी लोग है ना, हमारे पश्चिमी सिंहभूम में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, हमारे पूरे भारत में है। भारत के अलावा हमारे विदेशों में भी है आदिवासी लोग। ये हमको बाद में पता चला जब हम TLP ज्वाइन किए। अच्छा। हाँ, तो TLP उस समय 2018 में अप्रैल का महीना में हुआ था। इसका बाद वहाँ से आने के बाद तो 2018 का संवाद हम पहला बार अटेंड किए। जमशेदपुर आए, अंकिता दे लोग हमको इनवाइट किए, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो हम लोग को प्रोग्राम के बाद पूछ भी रहा है बोल करके। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ आए तो देखे कि यहाँ तो और बहुत सारे लोग हैं, मतलब जितना भी आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ पर खास करके जो 52 ट्राइब्स जो आते हैं हमारे पूरे भारत देश से, वो लोग यहाँ शामिल होते हैं। वो लोग अपना कहानी बताते हैं। उसका कहानी सुनने के बाद हम लोग को जो एक नया एनर्जी मिलता है, वो एक रोचक कहानी होती है। अपने एरिया में जाके उसको हम अप्लाई भी करते हैं। तो ऐसा वाकया जो कुछ है, जो आपने सीखा और जो आपने इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जरूर। उसका कहानी सुनने के बाद हम अपना गांव में जाकर के एक ग्राम सभा बुलवाए। फिर दसावली कई काम को लेकर के उन लोगों को इकट्ठा किए। इसके बाद फिर वहाँ पर ग्राम सभा का महत्व उन लोगों को समझाए। उससे पहले, मतलब जब हम ये मीटिंग जो कर रहे थे, उससे पहले वो लोग कुछ भी केस होता था, कुछ भी मारपीट होता था, डायरेक्ट वो लोग थाना चल जाते थे। लेकिन अभी वैसे नहीं है। अभी ऐसे है कि ग्राम सभा को लोग महत्व समझ में आ गया। अगर कभी उन लोगों के बीच में कुछ विवाद हो जाता है तो लोग ग्राम सभा में मामला को सुलझा लेते हैं। ये एक अच्छा लगा हमको। और ये जो हम किए ना, गांव में भी परिवर्तन दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारे कहानियां हैं। अभी यूथ लोग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। क्या अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग है कि किशोर अवस्था में ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग उदाहरण भी दिखाते हैं, बताते हैं उन लोगों को कि देखो कम उम्र में शादी किया तो अभी उसके साथ क्या हो रहा है, उस चीज़ भी हम लोग बताते हैं। अच्छा। संवाद को हम ये TLP से ही जोड़ते हैं, क्योंकि हम TLP से ही संवाद हुए हैं। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे पहले हम बाहर निकलते थे ना, तो हमारे दोस्त लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब संवाद हुआ प्रोग्राम, वहाँ पर एक साथ मेरे साथ इतना सारे दोस्त बन गए ना, तो हम सोच में पड़ गए कि इतना कैसे बना लिए। ये मेरे लिए भी नया था। संवाद के द्वारा ही हुआ है, TLP के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि वो हमें एक नया दोस्त बनाने का तरीका सिखाया। और वो भी जैसा अभी हम लोग आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा बन गए अभी। तो इस तरह से आपने काफी दोस्त भी बनाए और वो आज भी आपके टच में है। आप बोल सकते हैं कि भारत में हर राज्य में कम से कम 2-3 करके हमारे दोस्त लोग हैं अभी। और एक चीज़ है, अभी हम डोनेट ब्लड वेबसाइट भी चला रहे हैं, तो वो भी संवाद की वजह से ही संभव हो पाया था, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर संवाद के जरिए ही जो दोस्त लोग बनाए थे, टाटा स्टील है, उनसे संपर्क किए, तो हमें क्राउड फंडिंग के बारे में बताए। इस वजह से क्राउड फंडिंग वहाँ से हमको मिलना शुरू हुआ। और उससे अभी हम वेबसाइट भी बना लिए, एप्लीकेशन बना लिए। और अभी जब भी किसी को भारत के कोई भी कोना में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होता है, अगर हम लोग से हो सकता है, अगर हम लोग से ब्लड दे पा रहे हैं तो वो हम लोग देते ही है। अभी तक लगभग बोले तो 750 लोगों को ब्लड उपलब्ध करवा चुके हैं। वाह, ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अभी आप सुन रहे थे रविंद्र गिलुआ जी से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहे प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अब रोशनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।